Yes. राइट. सो इसमें जो आपका एक था पेड रेंट इन एडवांस, सो दैट वाज प्री पेड रेंट. इन अकाउंट्स अगर हम कुछ भी जल्दी दे देते हैं, यानी अभी देना भी नहीं था बट पहले ही दे दिया, तो वो एसेट होता है. सो प्री पेड रेंट आपका एसेट है और पैसे जा रहे हैं तो कैश में से माइनस. सो क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर था कैश 54,000, prepaid rent 500, stock 30,000, creditors 20,000 and capital 64,400. and creditors की वैल्यू कितनी थी? 20,000. Right, वो ठीक है, और 100 का आउटस्टैंडिंग. राइट. Then question number 12, cash 9250, prepaid rent 300, stock 3000, then creditors 2000, outstanding salary 100 and capital 10,450. Right? Yes, ma'am. And question 15. Question 15. Cash 65,000, stock 40,000, then creditors 20,000, outstanding rent 2,000 and capital 83,000. Now let me check your answers that you sent me. I'm checking Bhavya's. बिल्कुल ठीक है भव्या का. देन लेट अस चेक प्रेरिका. मैम मेरा फर्स्ट आंसर गलत है. हाँ विषय मैं वही देख रही हूँ. आपका कुछ कैश में गड़बड़ है? यस मैम, मैंने एक्चुअली मेरे से 2 पॉइंट्स रह गए हैं. मेरे पास पिक्चर में मुझसे गलती हुई है, तो मैं अभी इसको दोबारा सॉल्व करके आई विल सेंड यू अगेन. राइट विषय, ठीक है, फाइन. देन 12th क्वेश्चन is fine and this is also fine. Okay, then Sanya's. बच्चे सानिया, आपका एक स्लाइट एरर ये है कि आपको क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग को सेपरेट रखना है. ठीक है? यस मैम, आई सॉ इट. या, बिकॉज दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज. राइट, अदरवाइज इट्स फाइन. देन लेट्स चेक धृति's. राइट, धृति का ठीक है. देन अक्षत. अक्षत बच्चे, आप ना मुझे 12th क्वेश्चन दोबारा करके भेजेंगे, ठीक है? अक्षत. हाँ विजय, उसमें थोड़ा एरर हो गया 12th क्वेश्चन में, सो यू विल सेंड दैट अगेन. ओके.
से ओके? ओके मैम। या चलिए, रेस्ट एवरीथिंग लुक्स फाइन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। एज आई टोल्ड यू कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब हम और कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज द 7th क्लास। राइट विषय। तो आज का हम पहला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम इसका मीनिंग होता है due but not received. Due but not received. Right. So बच्चे, what does it mean? मान लीजिए मैं बिजनेस हूँ, मुझे कहीं से रेंट मिलना था 1 लाख रुपीस का, बट अभी मुझे 85,000 का रेंट ही मिला है। तो बच्चे 15,000 का रेंट आप क्या बोलेंगे कि ड्यू तो है बट रिसीव्ड नहीं हुआ। यस भव्य, ऐसे कह सकते हैं ना कि मुझे 1 लाख का रेंट मिलना था बट अभी 85,000 का ही मिला है, तो 15,000 का रेंट ड्यू तो हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ। कैन वी से लाइक दैट भव्य? यस मैम। सो दिस 15,000 इज कॉल्ड अकाउंट्स की लैंग्वेज में अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट यानी कि ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यानी अगर कोई भी लिखा होगा अक्रूड इनकम, उसका मतलब है कि वो ड्यू तो हो गई है बट अभी तक मिली नहीं है। ओके, अब हम मानते हैं बच्चे कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे ये पैसे। तो इसकी जो नेचर है वो एसेट की होती है कि अभी मिल जाएंगे। वी होप दैट वी विल रिसीव दिस पेंडिंग अमाउंट। राइट, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट क्योंकि ये एसेट है तो आप एसेट में कॉलम बनाएंगे अक्रूड इनकम के नाम से और उसमें प्लस करेंगे कि एक एसेट बन रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है। ओके, सो अक्षत बताइए, क्या बच्चे आपको पैसे मिल गए? ये 15,000 जो अक्रूड है, हैव यू रिसीव्ड इट? नो मैम। नो। सो इसे हम कैश में तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अभी मिले थोड़ी है। तो वैसे दूसरा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम है तो इनकम को हम कहाँ शो करते हैं? हम कैपिटल में ऐड। यस, दैट इज वेरी राइट। कैपिटल में हम ऐड करके शो करेंगे क्योंकि ये इनकम है, चाहे मिली नहीं है। देखिए अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है कि मिली है या नहीं, अगर वो ड्यू है तो वो इनकम है, मिलेगी जब भी। इनकम हम तभी मान लेते हैं जब वो ड्यू हो जाता है। ऐसे ही एक्सपेंसेस में भी था,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, उसमें हमने लाइबिलिटी में कॉलम बनाया था और कहा था ये एक एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। ओके बच्चे, इनको ना मैं बोलती हूँ कि अकाउंट्स में 4 भाई बहन है। ये भाई बहन है कौन? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एक और मैंने बताना है। ये भाई बहन क्यों है? बिकॉज ये थोड़े से सिमिलर हैं, जैसे ड्यू बट नॉट पेड, नॉट ड्यू बट पेड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये सारे रिलेटेड से हैं। तो 3 तो मैंने आपको लिखवा दिए, अब 1 विच इज़ रिमेनिंग वो हम करके फिर इसका एक टेबल बनाएंगे कि एक ही जगह सारे भाई बहनों के बारे में लिखेंगे ताकि रिवीजन के वक्त आपको इजी हो। पहले यहाँ तक लिख लीजिए। सो अक्रूड इनकम मीन्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। पैसा मिलना तो था बट अभी मिला नहीं है। वी विल होप कि ये मिल ही जाएगा। ये हमारा एसेट है। और यस what is the difference between outstanding rent and accrued rent? yes that's a good question. So the only difference is कि वो expense है, मतलब that I had to pay to someone, and this is an income, that is I have to receive from someone, right? Otherwise दोनों ही similar है। उसमें था due but not paid और इसमें है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सो द डिफरेंस इज कि वो एक्सपेंसेस की बात करता है, खर्चों की बात करता है, और ये इनकम की बात करता है। डू यू गेट द डिफरेंस विषय? यस मैम। या, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। ऑलराइट, हैव यू रिटन दिस एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अक्षत भाई? ओके चलो डन। आज मैं आपको टाइम टेबल बनाना भी सिखाऊंगी कि आप अपने रूटीन में एक टाइम टेबल बनाएंगे अगर, तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। एंड उसमें हम ऐसा भी नहीं कि सारा टाइम हम पढ़ते ही रहेंगे, फन के लिए भी टाइम रखेंगे। चलो, so the last of this bhai behan is income received in advance. Income received in advance. Okay, इसका मीनिंग क्या है? Not due but, आप बताओ क्या लिखना चाहिए? But received. Yes, but received. अभी देखते हैं इसका मीनिंग। इसे हम एक और नाम से जानते हैं which is a little less common, but yes, एक और नाम होता है unearned income. Unearned income या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऑलराइट, अब इसे मान लेते हैं आपकी समोसों की शॉप है, समोसा शॉप है आपकी, आपके समोसे बहुत फेमस हैं और बहुत सेल होती है। अब आपको लेट्स से एक ऑर्डर मिला है कि कल, मतलब द नेक्स्ट डे, टुमारो, आपको 500 समोसास डिलीवर करने हैं, और जिस पर्सन ने आपको ऑर्डर दिया है
उसने आपको पहले ही पैसे दे दिए, सारे पैसे दे दिए। मान लेते हैं 1 समोसा इज फॉर 10 रुपीज़, तो ही हैज़ पेड 5000 रुपीज़ टू यू। अब ये पैसा जो है दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको तो लग रहा होगा ये बड़ा अच्छा है, पैसे पहले ही मिल गए, इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बट अकाउंट्स में हम इसको नाइस थिंग नहीं मानते, बिकॉज ये टेंशन मिल गई है हमें। अभी हम ये पैसा डिज़र्व भी नहीं करते हैं, अभी हमने काम पूरा किया भी नहीं है, पैसे पहले ही मिल गए हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ टेंशन, नॉट अ प्रॉब्लम बट अ टेंशन, कि पता नहीं वर्कर्स छुट्टी पे ना चले जाएं, सामान कम ना रह जाए, पता नहीं हम ठीक से डिलीवरी कर भी पाएंगे या नहीं। जब तक हमने अपना काम नहीं किया तब तक हम इस पैसे को डिज़र्व नहीं करते हैं वैसे। तो अकाउंट्स में अगर आपको जल्दी पैसे मिल जाते हैं, अभी काम भी नहीं पूरा हुआ, तो हम इसको मानते हैं अपनी टेंशन कि पता नहीं काम पूरा हो पाएगा नहीं, पैसे तो हम पहले ही लेके बैठ गए हैं, वर्कर्स छुट्टी पे ना चले जाएं, रॉ मटेरियल ख़त्म ना हो जाए। सो इसकी नेचर होती है लायबिलिटी की। आपको वैसे लग रहा होगा नहीं ये तो अच्छी बात है, पैसे पहले मिल गए हैं, बट नहीं, इससे हम मानते हैं अपनी लायबिलिटी, बिकॉज अगेन एज आई सेड आई डोंट डिज़र्व दिस इनकम राइट नाउ, ये मेरी है नहीं अभी वैसे, जब तक मैं पूरा काम ठीक से ना करूं। सो दिस इज़ अ लायबिलिटी। क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं तो इसको वो ये नहीं मानते कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, नो, आई डोंट डिज़र्व दिस इनकम। तभी इसका एक और नाम है अनअर्नड इनकम, मतलब आपको पैसे मिल गए हैं बट यू हैव नॉट एक्चुअली अर्नड इट, यू हैव नॉट एक्चुअली डन एनीथिंग फॉर इट येट। ऑलराइट, तो ये जो 4 भाई बहन है बच्चे, मैं इसका एक पूरा टेबल बनवाऊंगी अभी, सो दैट एट वन प्लेस ओनली यू नो कि क्या क्या ये है। बट लेट्स फर्स्ट नो देयर नेम्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपके 4 भाई बहन हैं अकाउंट्स में। वाई डू आई से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है? क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर सी बातें करते हैं। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये हम लायबिलिटी कह रहे हैं तो लायबिलिटीज़ में हम एक कॉलम बनाएंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, और उसमें ऐड कर देंगे कि एक लायबिलिटी बन रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है। जैसे अभी तक लायबिलिटीज में आप और कौन से कॉलम्स देखते हो भव्य? मैम क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग है। या एज ऑफ नाउ आप 2 और देखते हो, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो नाउ देयर इज एन एडिशन, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। नाउ एक बात इसमें ये है कि पैसे आपको मिल गए हैं, यू हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट, तो इसे हम कैश में भी ऐड करके शो करते हैं, कैश में ऐड करके शो करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। अब अगेन वही क्वेश्चन आता है कि मैम हमें ये सारे ट्रीटमेंट्स याद कैसे रहेंगे, ये 4 बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, अभी हम इसका एक टेबल बनाएंगे, आप फिर देख पाएंगे, आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले यहाँ तक लिख लीजिए।
गुड बच्चे. Done, ma'am. गुड. Done, ma'am. गुड. Done, ma'am. गुड बच्चे. Done. गुड. चलिए अब हम एक जगह पे इनको लिख लेते हैं चारों को, so that we have a summary. 4 brothers and sisters in accounts. ये तो हमने इसको नेम दिया है, पेपर में मत लिख के आना इसे. ओके, सो ट्रांजैक्शन एक चार्ट बना रहे हैं. ट्रांजैक्शन, मीनिंग, नेचर और ट्रीटमेंट. राइट, ये 4 भाई बहन में से 2 एसेट्स हैं और 2 लायबिलिटीज हैं. राइट, द फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग expenses. It could be anything, outstanding rent, outstanding salary. पहले इसका मीनिंग बताइए. अक्षर बच्चे चाहे देख के ही बताओ पीछे से इसका मीनिंग क्या लिखा था हमने. इसका मीनिंग आ गया हमने कुछ पैसा दे दिया और कुछ हमने देना है. राइट, सो आउटस्टैंडिंग पार्ट वो होता है जो अभी देना है. राइट, सो ड्यू बट नॉट पेड, कि देना तो था बट दिया नहीं है. अब नेचर का मतलब है कि हम ये बताएंगे कि ये एसेट है या लायबिलिटी है. सो भव्य, ये क्या है विषय बिजनेस के लिए? मैम लायबिलिटी. यस, बिकॉज वी आर टेंस्ड कि कब तक बचेंगे, देना तो पड़ेगा ही. एंड इसका ट्रीटमेंट जो हमने लिखा था कि क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज में कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से और उसमें प्लस करेंगे. और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसे हम कैपिटल से माइनस करेंगे. ये हमारा ट्रीटमेंट था. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. विषय सान्या, इसका मीनिंग बताइए. Ma'am, it means that it is not due but we have paid for it. Correct. So we were not supposed to pay but we have paid. हमने जल्दी पैसे दे दिए. इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में, पेड इन एडवांस. So not due but paid. इसको हम अच्छा मानते हैं कि जल्दी भार उतर गया, जल्दी बर्डन उतर गया, अगले साल कम टेंशन होगी.
जैसे आपको हॉलीडेज होमवर्क मिलता है तो आपने बस शुरू में ही कर लिया तो बाद में टेंशन कम होगी, लाइक दैट। जल्दी भार उतर गया, जल्दी बर्डन उतर गया, दिस इज एन एसेट। और इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये एसेट है तो एसेट्स में हम कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से और उसमें प्लस करेंगे क्योंकि एक एसेट बन रहा है, बढ़ रहा है, और क्योंकि ये पेड है, ये हमारी पॉकेट से चला गया है, इसलिए कैश में से माइनस। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो लायबिलिटी है या एसेट है। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में कॉलम, एसेट है तो एसेट में कॉलम। और बाकी फिर देख लेना, अगर पॉकेट से पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं तो कैश में भी कुछ होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो कैपिटल वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ओके बच्चे, आपके मन में अगर एक क्वेश्चन आया है तो मैं बता देती हूँ कि आप सोच सकते हैं कि मैम ये भी तो एक्सपेंस है तो इसको कैपिटल में से क्यों नहीं माइनस किया। तो इसका कारण एक्चुअली सही मायनों में तो आपको बाद में पता लगेगा, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि जब तक ड्यू नहीं है ना तब तक हम कैपिटल वाला ट्रीटमेंट नहीं करते। ड्यू होना चाहिए तब हम कैपिटल वाला ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ओनर कह रहा है कि अगर ये खर्चा या इनकम अभी ड्यू ही नहीं है तो तुम मेरी कैपिटल को मत छेड़ो। ड्यू के केस में ही हम कैपिटल वाला ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं। अगेन इसका रियल मीनिंग तो आपको थोड़ा टाइम बाद पता लगेगा, बट यस ये बात ज़रूर आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये एक्सपेंस है फिर भी हमने इसको कैपिटल वाला ट्रीटमेंट नहीं किया। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल वाले ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कैश जा रहा था तो कैश वाला ट्रीटमेंट किया है। और जो मैंने बताया उसको भी अगर आप याद रख सकते हैं ये बात को कि जब तक ड्यू नहीं है तब तक कैपिटल वाला ट्रीटमेंट नहीं करते, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। थर्ड ब्रदर एंड सिस्टर में कौन है? अक्षत बताना, आज की क्लास में हमने पहली चीज़ क्या की थी, कौन सा किया था? ब्रदर एंड सिस्टर एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम, राइट बच्चे। अक्रूड इनकम किया था। अक्रूड इनकम का मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि हमें पैसा मिलना था बट मिला नहीं है। अब देखो एक ही जगह पे लिख लिया ना तो थोड़ा याद करने में भी इजी रहेगा, रिवीजन भी इजी हो जाएगी। सो ये एसेट होता है क्योंकि अगेन वी आर होपिंग कि मिला नहीं है पैसा पर मिल जाएगा। सो क्योंकि ये एसेट है तो एसेट में हम कॉलम बनाएंगे अक्रूड इनकम के नाम से और उसमें ऐड करके दिखाएंगे। और यहाँ पे कैश तो कोई मिला नहीं तो कैश वाला ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फिर कौन सा ट्रीटमेंट करें प्रेरिका? व्हाट शुड बी द अदर ट्रीटमेंट? Ma'am? Yes. Yes. Say it, Bashir. I cannot hear you. Okay, कोई बात नहीं. If you can type
then also we'll get to know कि what is the other treatment. Yes, Prerika is typing. विषय एक बार फिर से सोचो प्रेरिका. In this case we have not received, so कैश में नहीं. दूसरा सोचिए. Yes, capital. Okay, maybe you wrote by mistake. सो कैपिटल में ऐड करेंगे क्योंकि ये इनकम है. लास्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इसका मीनिंग होता है नॉट ड्यू बट रिसीव्ड. अभी वैसे हम डिज़र्व नहीं करते हैं ये पैसे, पर हमें पहले ही मिल गए हैं. नॉर्मल सेंस में आप इसको अच्छा मान सकते हो, बट अकाउंट्स की सेंस में इसको अच्छा नहीं मानते क्योंकि अभी हमारे ऊपर बोझ है. काम तो हमने पूरा किया नहीं, पैसे पहले ही मिल गए हैं. इट इज़ अ टेंशन, पता नहीं हम काम ठीक से पूरा कर पाएंगे या नहीं. लायबिलिटी. क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए लायबिलिटीज़ में एक कॉलम बनेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, और उसमें हम ऐड करेंगे. और क्योंकि ये रिसीव हो गया है तो हम कैश में भी ऐड कर देंगे. कैश जो कि एसेट है. Excuse me, ma'am. Yes, Rishi. Ma'am, like you said that income received in advance is a liability. So, but why are we adding it under the column of cash and asset? Correct. See, Rishi, अगर इसकी basic nature पूछे तो liability है for sure. But as we know that every transaction has two effects, तो इसका जो effect है वो liability में तो आएगा ही क्योंकि ये liability है, पर क्योंकि कैश आ रहा है तो इसका इफेक्ट आ जाता है एसेट्स में भी. इफेक्ट आ रहा है एसेट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसेट है. राइट. तो एक होती है नेचर कि इसकी मेन नेचर क्या है, फिर होते हैं इफेक्ट्स. तो नेचर इसकी लायबिलिटी ही है, नो डाउट इसका एक इफेक्ट एसेट पे पड़ता है, बट वैसे ये लायबिलिटी है. Are you getting my point? Yes, ma'am. So there is a nature and there is an effect. Effect can be anywhere. If it's a liability, effect can be on asset also, right? But the nature is liability. If someone asks you कि income received in advance क्या होता है, asset होता है, liability होता है, तो आप liability ही कहेंगे और फिर आप कहेंगे कि इसका effect पड़ता है वैसे asset पे भी. ओके ओके मैम. या यस. चलिए अब ये सब लिख लीजिए. एक बार इसको देख लो ध्यान से कि इसको मतलब इसके इफेक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है. नेचर आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर श्योर, और उसका मैंने लॉजिक दिया ही है हर जगह कि कैसे सोचना है. जैसे ड्यू बट नॉट पेड है तो टेंशन है भाई, आज नहीं तो कल देने ही पड़ेंगे. नॉट ड्यू बट पेड है, पहले ही पैसा दे दिया, पहले ही बर्डन उतर गया, एसेट हो गया. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मिला नहीं है पैसा बट उम्मीद है कि मिल जाएगा. और नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, अभी हमने काम पूरा नहीं किया, पैसे पहले ही मिल गए, टेंशन है भाई काम पूरा पता नहीं होगा नहीं होगा. तो नेचर याद रखनी है, फिर जो भी उसकी नेचर है उस हिसाब से कॉलम बनेंगे, या तो लायबिलिटी में या तो एसेट में.
अगर कैश का कोई आना जाना है तो कैश में भी इफेक्ट होगा, और अगर कैश का कोई आना जाना नहीं है तो कैपिटल में इफेक्ट होगा। ये हमारी सारी बातें हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप पहले नोट कर लीजिए। Done, ma'am. Good, Bishir. Done. Good. Done, ma'am. Right. Good. Done, ma'am. Good, Bishir. I will send you a question on the group right now, and will show on screen also. ये हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें जो हमने आज कॉन्सेप्ट्स किए हैं वो कुछ है इसमें। राइट। Okay, so this is the question that you can see, the 11th one. यहाँ पे अच्छे जो लिखा है ना, also prepare a balance sheet. अब ये तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है अभी, so ignore that part as of now and do the rest of the question. जो सेकंड पॉइंट है रेंट रिसीव्ड, वो नॉर्मल है, वो कोई भाई बहन वाला नहीं है, वो नॉर्मल आपको इनकम मिली है। मैम एक और इंटरेस्ट को कैश में तो नहीं ऐड करते? नो विषय, अभी जो हमने टेबल बनाया ना उसमें से देखो, यस कैपिटल में करते हैं, ठीक है। यस मैम।
Ma'am, Yes, Vishay? in fourth part, we will make a column in the liabilities. Yes, by commission received in advance. Okay, ma'am. Yeah, and बच्चे in the fifth part ये पर्सनल यूज है ऐसा हमें मानना है. अमाउंट विदड्रॉन, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये पर्सनल यूज है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में. डन मैम. गुड बच्चे. Good. Done ma'am. Good, Vishay. Very good. Yeah. गुड. अक्षत ने बोला था अभी डन. ओके, चलो. भव्या विषय बताइए, कैश कितना आया? 58,000. राइट. अक्षत, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है विषय एसेट के अंडर? 500. राइट. धृति विषय कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का भी कॉलम है लायबिलिटीज में? Yes. By 1,000. by 1,000, right. And प्रेरिका, हाउ मच इज कैपिटल? अच्छा, आपका माइक नहीं चल रहा है शायद, बट यू कैन टाइप एंड टेल कि कैपिटल. I'm solving right now. ओके ओके, ठीक है बच्चे, सॉल्व इट. I'm 57,500. That is correct. So this is the answer. Done ma'am. Right, Bashe. एक बार ना मुझे अपने स्कूल्स दोबारा बताओ. सानिया, you are in Carmel, right? Yes ma'am. Bhavya is in DAV. No, ma'am. You are in Ryan. Ryan International. Okay, okay. And Prerika Vishay, which school are you in? DAV ma'am. Okay, you are in DAV. Right. And Dhriti? Ma'am, I have shifted from Vivek to You have shifted to Bhavans. Yes ma'am. That's wonderful, which I want to congratulate you, because that is one of the best schools in Tri-City. Wonderful. Thank you ma'am. Right. I've had some really good students from Bhavans. We had a student called Prachi Jaswal, and she was all India rank 5 in commerce CBSE board exams, and she studied all the subjects from us in 11th and 12th. And also this year we had a student called Sarthak. अभी तो रिजल्ट खैर आना है, but we are hoping that he will also score really really good marks. कोई भी अगर मुझसे एडवाइस लेता है 10th के बाद, कोई पेरेंट्स की कौन से स्कूल में हमें भेजना चाहिए अपने बच्चे को, एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ academically sound, तो आई ऑलवेज रेकमेंड भवन विद्यालय. वाई? बिकॉज आजकल बहुत ही कम अच्छे स्कूल्स बचे हैं. 11th-12th में तो क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड हो जाती है स्कूल्स की, टीचर्स की. बहुत कम स्कूल्स हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं 11th-12th में. सो भवन्स इज़ डेफिनेटली अ स्कूल जो बहुत मेहनत करता है अपने बच्चों के ऊपर.
बट आप में से सभी ऑलमोस्ट अच्छे स्कूल्स में है. रायन इज़ ऑल्सो अ गुड वन. I've had some good students from Ryan also. Carmel is a good school. DAV भी अच्छा स्कूल है. Right. यहाँ तक हो गया. प्रेरिका बच्चे, have you completed this? Yes, ma'am. Okay. So वैसे मैं जैसे टाइम टेबल की बात कर रही थी, अभी तो आप का जैसे स्कूल नहीं है तो आपको हम किसी टाइम टेबल में नहीं बांधना चाहते. मैं तो बस आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि आप एक टाइम टेबल के हिसाब से अगर अपना रूटीन सेट करेंगे वंस योर स्कूल स्टार्ट्स, देन इट विल बी रियली गुड. तो आप अपनी रिलैक्सेशन भी करें, पढ़ाई भी अच्छे से करें. जैसे एवरी डे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ. ये जैसे मेरी कल की लिस्ट थी, तो जैसे मैंने कल बनाई थी टू डू लिस्ट और मेरे 10 में से 2 काम छूट ही गए. आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट. बट फिर आज की भी मेरी लिस्ट है, तो अभी मेरा जैसे एक क्लास ये ख़त्म हो गई है. सो आई मेक अ टू डू लिस्ट, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें से मेरे सारे ही पूरे हो जाएं, कभी रह भी जाते हैं. सो आपको भी अब आप क्योंकि बड़े हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए एवरी डे कि आज मेरा क्या टारगेट है. अब उसमें आपको जैसे अकाउंट्स के मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, और मुझे लेट्स से अगर आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप लिखेंगे कि मुझे उसके बारे में आज पढ़ना है, मुझे ये काम करने हैं, और फिर आप उसको टिक करते रहो, चेक करते रहो कि ओके मेरे कितने काम हो गए. फिर एट द डे एंड जब आपके सारे काम हो जाएंगे तो इट विल गिव यू सो मच हैप्पीनेस. तो हमें लाइफ में किसी को भी बच्चे, आपको लगता होगा कि मैं आपसे बड़ी हूँ तो मेरे सारे काम बड़े आराम से हो जाते हैं. नहीं, हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है कुछ भी करने के लिए. सो एक टू डू लिस्ट आप बनाने की कोशिश करें. अब वो आपके हिसाब से होएगी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे अकाउंट्स के 10 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे लेट्स से किसी करियर के बारे में आज रिसर्च करनी है, समथिंग लाइक दैट. सो चाहे आपकी टू डू लिस्ट में 2 काम हो, 3 काम हो, पर उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं. इससे आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगी और आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन भी आएगा, जो बहुत ज़रूरी है अगर हमें सक्सेसफुल होना है. सो आज से ही कोशिश कीजिए टू डू लिस्ट बनाने की. उसमें चाहे आप 2, 3, 5 काम जितने भी रखते हैं, और फिर देखिए डे एंड पे आप कितने कर पाए. राइट. इट कुड बी ऑल्सो लाइक मेकिंग अ न्यू डिश. जैसे आजकल सब ऑलमोस्ट फ्री हैं, तो घर पे खाना बनाने के लिए भी यू कैन राइट कि आज मैंने ये करना है. इससे आपके डे को एक प्लान भी मिलता है. ऐसे आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हो, कुछ सीखते नहीं हो. सो इफ़ यू हैव इन योर माइंड कि मुझे आज ये करना है, तो आप उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हो. तो ये एक बहुत, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, मुझे नहीं पता आप कितने फोकस्ड हो, डिटर्मिन्ड हो अपने करियर को लेकर, बट आई होप कि आप धीरे धीरे हो जाओगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो ये करते हैं. एक टू डू लिस्ट बनाते हैं डे के स्टार्टिंग में, और फिर कोशिश करते हैं वो सभी काम पूरे करने की जो लिस्ट में है. एंड देन एट द डे एंड व्हेन वो सब हो जाते हैं, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. ऑलराइट. सो आप भी कोशिश करिएगा टू डू लिस्ट बनाने की, और अगर बनाते हो तो शेयर इट विद मी कि आपके कितने टास्क्स पूरे हुए. ऑलराइट बच्चे. I think we have covered this 17th question that you can see on the screen. I think हमने कर लिया ना, चेक करके बताओ. Yes, Bhavya. I am checking. Okay.
चेक कर लो, मैं ग्रुप पे देख लेती हूँ if I've sent this. No, मैम 15th तक. एक्चुअली हम ना किसी ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है मैंने ये पहले भेज दिया. ओके, we've done this. Right. I don't know why I'm not able to see. We have done a similar question, but not the exact one. Yes. हाँ, we've done a similar question. We have done question 10th and 12th, not 17th. Yeah, right. चलो क्विकली इसको सॉल्व करते हैं. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 17 आप कर रहे हैं अभी. मैं ग्रुप पे भी सेंड कर देती हूँ. ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जल्दी ही हम फिर डेबिट क्रेडिट वाले अकाउंट्स पे चलेंगे, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा. डेबिट क्रेडिट कुछ होता है. Yes, ma'am, done. Good, Vishay. Very good. Done. Good. यस अक्षत बच्चे, हो रहा है क्वेश्चन? यस मैम. गुड. प्रेरिका, धृति? Just yes, ma'am, done. That's good. Okay, Vishay. So, Bhavya, what is the cash ka total? 84,000. 84,000, right. Dhriti, stock? 25,000. Right.
सान्या, डेटर्स? मैम 18,000. Yes, ma'am. How much are creditors? 30,000. राइट. एंड प्रेरिका आप ही बताइए मुझे कैपिटल कितनी है? $97,000. दैट इज राइट, दैट इज राइट. ओके बच्चे, सो जिनका रह गया वो इसको कंप्लीट करेंगे. कैश 84,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 18,000, क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल 97,000. आई विल सेंड यू द होमवर्क ऑल्सो. आप कंप्लीट करेंगे. एंड कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे.